हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका क्वेश्चन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं डचों का आगमन। जैसे कि आपको पता है कि हमने जो शुरुआत में जब बताया था कि यूरोपियों का आगमन कैसे होता है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन, उसी क्रम में हमने फिर आगे आपको पढ़ाया पुर्तगालियों का आगमन। देखा पुर्तगाली भारत में आते हैं, कैसे शासन करते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, इस चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डचों का आगमन। हम देखेंगे कि डच भारत में कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करते हैं और इनके क्या मुख्य उद्देश्य थे। तो चलिए मित्रों, सेशन को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पीछे बोर्ड पे आपके लिखे गए हैं, इसी के तहत हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम, चाहे आप बेचू के दे रहे हो, किनाई के दे रहे हो, किसी का भी हो का, इसमें जो है ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। क्योंकि जीएस में आपको पता है ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी से भी आते हैं, हिस्ट्री से भी आते हैं, इकोनॉमिक्स से आते हैं, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाया, हिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटी भी पढ़ाया। तो सारी चीज़ों को, मतलब 3 चीज़ों को मैंने ही पढ़ाया है। आप लोग इसको इतनी अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि मैं पूरा मैप बेस पे बताया हूँ। मैप बेस का मतलब ये है कि मैप बना के, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे, उसमें एक एक लोकेशन को पुटअप कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब देखते हैं तुरंत वो आपके दिमाग में कैच कर जाता है और याद हो जाता है। और जो तथ्य होते हैं, तथ्य को आप कितनी बार भी रट्टा मारेंगे वो भूल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने लिखा है डच, हेडिंग लिखी हुई है। फिर सबसे पहला पॉइंट जो लिखा गया है, 1595 में हाउटमैन के नेतृत्व में पहला अभियान आया था। मतलब 1595 का समय था, जो हाउटमैन नामक एक व्यक्ति था, इसी के नेतृत्व में जो है डचों का पहला अभियान आया था। अब पहला अभियान आया था तो कहाँ पहुंचा था, जो आप देख रहे होंगे, सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा द्वीप पे पहुंचा था। अभी हम आपको द्वीप भी दिखाएंगे एक एक करके कहाँ कहाँ है। सुमात्रा द्वीप पे पहुंचा था। अगला देखते हैं मित्रों, लिखा है 1602 में यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना। ये जब आते हैं, आने के बाद 1602 में अपनी जिस कंपनी की स्थापना करते हैं, उस कंपनी का नाम था यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। मित्रों, ये जो नीदरलैंड शब्द लिखा हुआ है, इस डच को भी नीदरलैंड कहा जाता है, क्योंकि आप एक नाम सुने होंगे देश का जो पुर्तगाल और स्पेन के बगल में है, उसका नाम है नीदरलैंड। ये नीदरलैंड के वास्तव में निवासी हैं, जिन्हें हम लोग डच कहते हैं। लेकिन अब कभी कभी उस देश को जो है डच भी आप पाएंगे, पुरानी किताबों में पढ़ेंगे ज्योग्राफी की, तो आप लिखा होगा डच, नीदरलैंड लिखा ही नहीं रहता है। तो उसी डच को ही नीदरलैंड हम लोग कहते हैं। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ 21 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार। मतलब इसके नेतृत्व में जब ये भारत आते हैं तो इन्हें वहां के शासन से, मतलब नीदरलैंड के शासन से क्या होता है, 21 वर्षों तक व्यापार और युद्ध करने का अधिकार दे दिया जाता है। इसका मतलब कि आप जाइए ईस्ट एशिया की तरफ, पूर्वी एशिया की तरफ आप जाइए, बढ़िए, वहां पे 21 वर्षों तक खूब युद्ध करिए और खूब व्यापार करते रहिए। इनके पास वहां से परमिट मिल गया था, परमिशन मिल गया था। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट दिखाते हैं आपको। अगला दिखाते हैं मुख्य केंद्र, मुख्य व्यापारिक केंद्र मित्रों जो इनका था, वो था आपका इंडोनेशिया। ये जो व्यापार करते थे ना, ये व्यापार भारत में करने नहीं आए थे पहले, ये पहुंच गए थे इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे इंडोनेशिया भी कहाँ है। एक एक चीज को देखते रहिए। अगला देखते हैं डच नौसेना नायक। एक था डच नौसेना नायक था, जिसका नाम था वादेगे ने 1605 में मछलीपट्टनम बोलते हैं इसको, मछलीपट्टनम बोलते हैं, मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पे? डच नौसेना नायक वादेगे, इसका नाम था वादेगे, याद करिएगा, ये कई बार पूछा है एग्जामों में, अब पूछ भी सकता है। इन्होंने कब? 1605 में मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी।
1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, कहाँ पे? मछलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। और जो दूसरी फैक्ट्री मित्रों ये स्थापित किया था, वो किया था इन्होंने पोत्तोपोली में। कहाँ पे किया था? पोत्तोपोली में। बात समझ में आ रही? एक एक पॉइंट को जो लिखाया गया है, इसी एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हिस्ट्री एक इतना लेंदी सब्जेक्ट है, अगर हम आपको पूरा पढ़ाने लगें तो पूरा पढ़ाने में कम से कम 90 दिन का समय लगेगा। कम से कम हम बता रहे हैं, पढ़ने को तो 6-6 महीने पढ़ा जा सकता है। हिस्ट्री खत्म होने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, हम जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम को केवल हमको क्वालिफाइड करना है। जब हम वहाँ एंट्री ले लेंगे, हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो जो आपके एग्जाम के दिल से इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ा रहे हैं। अगला देखते हैं 1605 में, जब ये आगे चलते हैं, 1605 में जो है डचों ने क्या किया? अंबाइना जीत लिया। अंबाइना नामक एक स्थान था, वो जीत लिया। किससे जीता? पुर्तगालियों से जीता, क्योंकि पुर्तगाली डच के पहले आ गए थे, तो जगह जगह पर ये भी क्या कर रहे थे? पुर्तगालियों से लड़ के जो है छीन रहे थे उनके स्थान को। चलिए अगला देखते हैं 1619 में बटाबिया जो है जकार्ता में पड़ता है, नगर बसाया। ठीक, इन्होंने बटाबिया नाम का जो है एक नगर बसाया था। कब? 1619 का समय हुआ करता था। अगला देखते हैं 1623 में अस्ताना में जापानियों एवं अंग्रेजों की हत्या की गई। मतलब डचों के द्वारा 1623 में जो है, कहाँ पे? देखिए यहाँ पर अस्ताना में जापानी और अंग्रेजों की जो है हत्या की गई थी। इसी के बाद अंग्रेज जो है इतने एक्टिव हो जाते हैं कि इसे डचों का जो है पतन करना शुरू कर देते हैं। ये सब इसमें देखिए फिर लिखा है, अंग्रेजों ने डचों को सीमित करना शुरू कर दिया। सीमित करने का मतलब क्या? अब अंग्रेजों को लगा कि अब हमसे, अगर हम इनसे नहीं लड़ते हैं तो हमारा क्या होगा? पतन होना शुरू हो जाएगा, हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए ये डचों से खुद संघर्ष करना शुरू कर दिए। लेकिन मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने जो शुरू में पढ़ाया था यूरोपियों का आगमन, यूरोप तो एक महाद्वीप है, उस महाद्वीप के अलग अलग देश हैं, चाहे ब्रिटिश हो, डच हो, डेनिश हो, फ्रांसीसी हो, स्वीडन हो, ये सब अलग अलग देश हैं। तो आप यूरोप, अब पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यूरोप मतलब एक बड़ा सा दायरा स्थल खंड का, उसी के बीच छोटे छोटे देश हुआ करते हैं। चलिए अगला दिखा रहे हैं आपको 1656 में डचों ने सोलोन को जीता। सोलोन नामक भी एक जगह था, 1656 में ये जीत लेते हैं वहां से। अगला देखते हैं 1671 में मालाबार स्मिथ किला को जीता। ये जो है स्मिथ रहेगा, स्मिथ किला को जीता। 1671 में स्मिथ किला एक था, वो किला को जो है जीत लेते हैं। कौन? डच। आगे देखते हैं पुलिकट स्थित टकसाल से भगवान विष्णु के चित्र बनाने वाले सोने के पैगोड़ा सिक्के जारी किए। मतलब पुलिकट नामक एक स्थान है अपने भारत में। जब चलेंगे आप भारत में तो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में यहीं पर एक स्थान है जिसका नाम है पुलिकट। वर्तमान समय में पुलिकट नामक एक झील भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक टकसाल, मतलब सिक्का जारी करने के लिए एक टकसाल बनाया। हमको पता है ना, जो सिक्के हमारे छापते हैं, सिक्के जो छापे जाते हैं वो कहाँ छापे जाते हैं? इनका भी एक फैक्ट्री होती है, कारखाना होता है, उसी को हम लोग टकसाल कहते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं 1759 में बेदरा का युद्ध, 1759 में जो है बेदरा का युद्ध होता है। अब बेदरा के युद्ध होते समय क्या होते हैं? डच जो है पराजित हो जाते हैं, यानी हार जाते हैं। अगला देखते हैं 1885 का समय हुआ करता था। डचों ने अंग्रेजों से संधि कर ली, भारत और इंडोनेशिया से अदला बदली भी कर ली। मतलब अंग्रेज और डच दोनों आपस में क्या करते हैं? संधि कर लेते हैं। कब का समय था? 1825 का। ये सब इनके डचों के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। कुछ पॉइंटें हैं जो हम आपको बता देते हैं। मतलब अगर पूछा जाए डचों के आगमन के प्रभाव, तो डचों के आगमन के प्रभाव में सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिएगा, लिखिएगा डचों के आगमन का प्रभाव। जैसे जो सूती वस्त्र बनाने के काम थे, सूती वस्त्र बनाने के जो कारोबार किए गए,
वो सबसे पहले डचों के द्वारा किए गए। किसके द्वारा किए गए? डचों के द्वारा किए गए। अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपका क्वेश्चन डिडक्ट ना हो, ये मेरा प्रयास है। मैंने बहुत कम समय में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एक एक चीज़ों को जो है समझाने का प्रयास किया। अब हम आपको दिखाते हैं रास्ता, कैसे ये सब भारत की तरफ एंट्री कर रहे थे। आप देख रहे होंगे ये पूरा यूरोप का मैप है, देख रहे होंगे। इधर आपका एशिया आ जाता है, क्लियर। ये आपका रहा अफ्रीका, और अफ्रीका के इधर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो है अपना भारत होता है। हालांकि हमने भारत यहाँ पे छोटा सा एक बना दिया अलग से, क्लियर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक देश है स्पेन, सॉरी ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है एक देश। इस पुर्तगाल से जब भारत आना है तो हमने बताया था आने के दो ही रास्ते हो सकते थे। एक हो सकता था कि इधर से चल के वो स्थल मार्ग से आ जाए, एक हो सकता था ये चल के जल मार्ग से आ जाए, ठीक। अब स्थल मार्ग से आने में इनके पास तमाम प्रकार की समस्या थी। समस्या क्या थी कि जब रास्ते में ये चलते थे तो विभिन्न प्रकार अलग अलग देश पड़ते थे, अलग अलग देशों में अलग अलग राज व्यवस्था होती थी। जब राज व्यवस्था होती थी, जब वहाँ से गुजरते थे ये, तो उन्हें भारी भरकम टैक्स चुकाना होता था, जो इनके लिए काफ़ी नुकसानदायक था। दूसरी बात, इनको डर बना रहता था कभी चोर लुटेरे लूट न ले सामानों को, या इनको न लूट लें, ठीक है। तो इन लोगों ने स्थल मार्ग से बेहतर जो है जल मार्ग से चलने की इच्छा जताई। तो सबसे पहले जब ये चलते हैं तो सबसे पहले चलते समय ये क्या करते हैं, हमने बताया था लाल सागर और फारस की खाड़ी, लाल सागर और फारस की खाड़ी अपनाते हैं। लेकिन लाल सागर और फारस की खाड़ी दोनों में समस्या वहाँ में उत्पन्न हुई। लाल सागर बहुत मतलब पतला था, सकरा था, जिससे उनको दिक्कत होने लगी। और फारस की खाड़ी में ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो ये यूरोप वासियों से बनता नहीं था और उन्हें जाते नहीं थे, अतः अगर उन्हें पा भी जाते थे तो लूट लेते थे। तो इनके पास फिर समस्या खड़ी हुई। अब इन्होंने क्या किया, इन्हें एक नए रास्ते की खोज करना शुरू कर दी। जब नए रास्ते की खोज करना शुरू की तो यहाँ से निकलते थे, आते थे अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में आते थे, उसके बाद यहाँ अफ्रीका होते हुए पहुँचते थे। यहाँ अफ्रीका के एकदम लास्ट बिंदु थे। कहाँ? एकदम लास्ट, क्योंकि ये काफ़ी लंबी यात्रा होती थी तो ये कहीं रुकते भी नहीं थे, यहीं पर रुकते थे। यहीं पर जहाँ रुकते थे अपना यहीं पे खाना पीना सब कुछ बांधते थे। इसी को कहा गया था केप ऑफ हुड, केप ऑफ हुड। ये केप ऑफ हुड पे रुकते थे। केप का मतलब होता है लास्ट बिंदु, सबसे स्थल खंड का लास्ट बिंदु, और केप ऑफ हुड इसका नाम था। यहीं पर जब ये रुकते थे तो रुकते रुकते इन्होंने जो है केप ऑफ हुड और जो है इन्होंने केप नगर भी बसा दिया था। कौन सा नगर? केप डाउन नगर। केप जो है डाउन नगर यहाँ बसा दिया था। उसके बाद ये फिर यहाँ से जब निकलते थे तो निकलने के बाद इन्हें जैसे इंडोनेशिया जाना है तो भारत के इधर पड़ता है इंडोनेशिया, एशिया में, ऐसे निकल जाते थे। अगर इन्हें जो है श्रीलंका जाना होता था, श्रीलंका के पास एक द्वीप था, नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पे आते थे, उतर जाते थे इधर से कट के। अगर इनको इस तट पे उतरना होता था भारत के पश्चिमी तट पे तो इधर कहीं आके उतर जाते थे। अगर भारत के कहीं इधर जाना तो ऐसे चल के आपके इस पूर्वी तट पे भी उतर जाते थे। तो इन्होंने नए रास्ते का जब मार्ग बना लिया, नए रास्ते की खोज कर ली, तो इनके लिए काफ़ी आसान हो गए। तो हम 20 सेकंड के लिए साइड हो रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने डचों के आगमन, डचों के प्रभाव और सब चीज़ों को मैंने एक एक करके समझा दिया है। इसी कड़ी में फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं। आपको मेजर जो पॉइंट होंगे उस पॉइंटों को समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ही कम वीडियो में, बहुत ही कम समय में पूरी समझाने की कोशिश रहेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।